नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, जिसे हम हिंदी में नगद एवं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉमिनल जीडीपी से, जिसे हम हिंदी में नगद सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। Nominal GDP refers to the market value of all the final goods and services produced within the domestic territory of country during an accounting year, estimated at current year price. एक लेखा वर्ष में किसी देश के घरेलू क्षेत्र में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को नगद सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसकी गणना चालू वर्ष की कीमतों के अनुसार की जाती है। अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की या नगद सकल घरेलू उत्पाद की, तो उसका मतलब है उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोड्यूस की जाती है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू का जो प्रोड्यूस की जाती है हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर या एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। और यहाँ पर जो हम मार्केट वैल्यू लेते हैं वो करंट प्राइस से लेते हैं, मतलब जो करंट ईयर का प्राइस चल रहा है उस अकॉर्डिंग हम उसकी मार्केट वैल्यू लेते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी या नगद सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू जो एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होती है एक लेखा वर्ष में या एक अकाउंटिंग ईयर में, और उस मार्केट वैल्यू में हम कौन सी प्राइस को इंक्लूड करते हैं, हम करंट प्राइस को इंक्लूड करते हैं। जो करंट ईयर की प्राइस है, जो चालू ईयर की प्राइस है, उसको इंक्लूड करते हैं, तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाती है। नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने का तरीका है या उसका फॉर्मूला है Q इंटू P। यहाँ पर Q का मतलब है क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और P का मतलब है करंट ईयर प्राइस। Q का मतलब है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी, और P का मतलब है करंट प्राइस या करंट ईयर प्राइस। तो अगर हमें नॉमिनल जीडीपी निकालना है तो हम Q इंटू P करेंगे, जहाँ पर Q जो है क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहलाएगा और P जो है वो करंट ईयर प्राइस कहलाएगा। रियल जीडीपी की बात करें, जिसे हम हिंदी में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, तो उसका मतलब है इट रिफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एस्टिमेट एट बेस ईयर प्राइस। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में फ़र्क ये है कि नॉमिनल जीडीपी में जो हम मार्केट वैल्यू रहते हैं उसमें हम करंट ईयर प्राइस को इंक्लूड करते हैं, लेकिन रियल जीडीपी में जो भी मार्केट वैल्यू होगी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, उसके अंदर जो प्राइस होती है वो बेस ईयर प्राइस होती है। करंट ईयर मतलब चालू वर्ष और बेस ईयर मतलब उसके पहले का या उसका कुछ बेस हमने बांध के रखा हुआ है वो वाला ईयर। तो रियल जीडीपी को अगर निकालने का तरीका है तो वो फॉर्मूला नीचे देके रखा है, जो कि है Q इंटू P स्टार। यहाँ पर Q का मतलब है क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी क्वांटिटी हमने बनाई है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वो, और P स्टार का मतलब है प्राइस ड्यूरिंग बेस ईयर। बेस ईयर में क्या प्राइस था उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका मतलब है P स्टार। तो अगर रियल जीडीपी अगर हमें निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को मतलब Q को P स्टार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर P स्टार क्या है, बेस ईयर प्राइस है, ना कि करंट ईयर प्राइस। अगर आपको नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, जो कि है रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है तो आप निकाल सकते हो रियल जीडीपी इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। तो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब है उन मार्केट वैल्यू की जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की होती है, जो हम एक साल के अंदर प्रोड्यूस करते हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, लेकिन उस मार्केट वैल्यू में जो भी वैल्यू होगी वो कौन से ईयर से रिलेटेड होगी, करंट ईयर से रिलेटेड होगी। फॉर्मूला है Q इंटू P, क्वांटिटी ऑफ गुड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और P का मतलब है करंट प्राइस या करंट ईयर प्राइस। लेकिन रियल जीडीपी की बात करें तो उन मार्केट वैल्यू की है जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, लेकिन उस मार्केट वैल्यू में हम जो प्राइस इंक्लूड करते हैं वो बेस ईयर का होता है। रियल जीडीपी का मतलब है Q इंटू P स्टार। यहाँ पर Q का मतलब है क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और P स्टार का मतलब है प्राइस
ड्यूरिंग बेस ईयर। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का महत्व। सबसे पहला इम्पोर्टेंस है नॉलेज अबाउट अ कंट्री इकोनॉमिक प्रोग्रेस, देश की आर्थिक प्रगति का ज्ञान। हमारी कंट्री में कितनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रही है, कितनी आर्थिक प्रगति हो रही है, वो हम नेशनल इनकम से पता कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल इनकम एक तरीके से पूरी राष्ट्र की इनकम होती है और उससे हमें पता हो सकता है कि हमारी कंट्री में कितनी टोटल इनकम है और उस इनकम को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। तो उसके वजह से हम ये जान सकते हैं कि एक कंट्री की इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या हो रही है, कितनी हो रही है और कहाँ तक उसकी प्रोग्रेस बढ़ चुकी है। सेकेंड है अ मेजर ऑफ नेशनल वेलफेयर, राष्ट्रीय कल्याण का मापदंड। द वेलफेयर ऑफ अ नेशन डिपेंड ऑन इट्स नेशनल इनकम डायरेक्टली। Thus, an increase in income leads to increase in the welfare simultaneously. किसी देश का राष्ट्र कल्याण उस देश की राष्ट्रीय आय पर निर्भर है, अतः देश की राष्ट्रीय आय के अध्ययन से राष्ट्रीय कल्याण को मापा जा सकता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर राष्ट्रीय कल्याण में भी वृद्धि तथा इसके विपरीत राष्ट्रीय आय में कमी होने पर राष्ट्रीय कल्याण में भी कमी होती है। तो जो नेशनल वेलफेयर है या नेशन वेलफेयर है कंट्री का, वो डिपेंड डायरेक्टली किस पे करता है, कंट्री की नेशनल इनकम पे। अगर इनकम जो है नेशनल इनकम अगर बढ़ती है तो कंट्री का वेलफेयर भी बढ़ता है या वेलफेयर भी होता है, उसमें भी वृद्धि होती है। लेकिन अगर कंट्री की नेशनल इनकम जो है अगर घटेगी तो उसका जो राष्ट्रीय कल्याण है वो भी घटेगा। थर्ड है नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर का ज्ञान। The estimation of per capita income with the help of national income helps to know the standard of living of people. राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय ज्ञात होने पर उस देश के लोगों की जीवन स्तर का बोध हो जाता है कि लोग का जीवन स्तर उच्च है या निम्न है। जैसे कि हमने पहले पर कैपिटा इनकम जो टर्म था उसको हमने पढ़ा था। पर कैपिटा इनकम मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति की इनकम जो हम निकालते हैं, तो उससे हमें ये मालूम पड़ता है कि पर्टिकुलर इनकम कितनी है एक व्यक्ति की। तो नेशनल इनकम से हम एक पर कैपिटा इनकम जो है व्यक्ति की वो पता कर सकते हैं और हम ये जान सकते हैं कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, उसका जीवन जीने का जो स्तर है वो कैसा है, उच्च है या निम्न है। तो नेशनल इनकम से हम एक जो लोग हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी, उसका नॉलेज भी हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपैरेटिव एनालिसिस, तुलनात्मक अध्ययन। The progress and the economic conditions of two nations can be compared using figure of their respective national income. अगर हम किसी कंट्री की प्रोग्रेस को देखना चाहते हैं और हमारी कंट्री से कंपेयर करना चाहते हैं तो हम नेशनल इनकम जो होती है दोनों की कंट्री की, उसको देख के कंपेयर कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कौन सी कंट्री का प्रोग्रेस या इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है। तो नेशनल इनकम से हम लोगों की प्रोग्रेस, दूसरे कंट्री की प्रोग्रेस और दूसरे कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को भी कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक प्लान, आर्थिक योजना बनाने में सहायक। National income estimation helps to identify the area where development is lacking. Hence, plan can be formulated for the same. देश की आर्थिक योजना बनाने में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से बड़ी सहायता मिलती है। देश में संचित पूंजी का ज्ञान हो सकता है तथा किन उद्योग में विकास करना है यह भी ज्ञात हो सकता है। तो नेशनल इनकम से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी ऐसा एरिया है जिसका डेवलपमेंट अभी नहीं हो पा रहा है। उसके मदद से हम प्लान बना सकते हैं, योजना बना सकते हैं ताकि उसका डेवलपमेंट हम कर सके और वो भी थोड़ी सी उसका ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन इम्पोजिंग टैक्सेशन पॉलिसीज, कर आरोपण में सहायक। नेशनल इनकम जो है वो गवर्नमेंट को बहुत मदद करती है टैक्सेशन पॉलिसीज़ बनाने में और वो उनको बहुत मदद करती है कि कैसे हम अलग अलग टैक्सेशन पॉलिसी बना सके और टैक्स जो है इम्पोज कर सके। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। The rate of saving, investment and the capital formation can be better known by national income figure as they all are positively related.
अगर हम सेविंग की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, बचत की बात करें, पूंजी फॉर्मेशन की बात करें, तो उसको जानने के लिए नेशनल इनकम बहुत सहायक है। एक कंट्री में टोटल सेविंग कितनी हो रही है, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, उसका क्या फिगर है, उसको जानने के लिए, उसका नॉलेज लेने के लिए नेशनल इनकम जो है वो मदद करती है। क्योंकि एक तरीके से इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए एक कंट्री की सेविंग और इन्वेस्टमेंट अगर हमें जानना है तो वो नेशनल इनकम से हमें पता हो सकता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर, सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक कल्याण। क्या क्या लिमिटेशंस है जीडीपी की वो देखते हैं। सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद का वितरण। If there is inequality in distribution of income, such that concentration of income is in few hands, it will reduce economic welfare. Only fewer people tend to benefit from a larger scale of the cake. इसका मतलब है अगर कुछ ऐसी इनइक्वालिटी हो रही है इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने में, तो उस टाइम पे जो इनकम है वो सिर्फ किसी कुछ चुनिंदा हाथों में ही रह जाती है। जो रिचर पीपल है वो रिचर होते जाते हैं, पुअर पीपल जो है और पुअर होते जाते हैं, जिसके वजह से जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो रिड्यूस हो जाती है और कुछ ही पीपल को वो बेनिफिट मिलता है इनकम का और वो ज़्यादा से ज़्यादा रिच होते हैं। तो अगर इनइक्वालिटी हो रही है इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन ऑफ इनकम होगी वो किसी कम ही लोगों के हाथ में होगी, जिसके वजह से जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो रिड्यूस हो जाएगी कंट्री की। नेक्स्ट है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, गैर मौद्रिक विनिमय। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर नॉट रजिस्टर्ड एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी as money is not being used in exchange. For example, services of housewife, kitchen, gardening, etc. Hence, economic welfare is underestimated because of non-inclusive of this transaction. अगर हम जीडीपी की बात करें तो इसके अंदर जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसके अंदर पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ऐसे लेन देन, उसको हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता है, क्योंकि उसके अंदर पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे कि एक हाउसवाइफ अगर कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही है अपने ही घर में, किचन में काम कर रही है, गार्डनिंग कर रही है, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके रिटर्न में उनको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस हम हमारे जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक वेलफेयर है उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, क्योंकि ये लोग भी हमारी जो है इकोनॉमी में मदद तो कर रहे हैं, भले अपने परिवार के लिए कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इसकी वजह से ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं हो पाता और इसी की वजह से जो इकोनॉमिक वेलफेयर है उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाती। नेक्स्ट लिमिटेशन है जो कि है पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसे हम हिंदी में जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। If rate of population growth is higher than the growth rate of GDP, it will lead to lack of per capita availability of goods and services, resulting in less economic welfare. अगर हमारी देश की जनसंख्या जो है वो बढ़ती जाएगी और जिसके वजह से अगर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी जीडीपी के ग्रोथ रेट से, तो उस टाइम पे जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी होती है गुड्स एंड सर्विसेज की वो सबको नहीं मिल पाएगी और इसी के वजह से हमारी इकोनॉमिक वेलफेयर में रिड्यूस आएगा या रिडक्शन आएगा। इसका मतलब है कि हमारी जनसंख्या जो है वो ज़्यादा है और जीडीपी का ग्रोथ रेट वो कम है, तो उस टाइम पे हर एक लोगों को, हर एक पर्सन को हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है और जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या जीडीपी जो है वो उसका ग्रोथ रेट कम है, जिसके वजह से जो हमारी इकोनॉमिक वेलफेयर है उसमें गिरावट आएगी, उसमें रिडक्शन आएगा। नेक्स्ट है चेंज इन प्राइस, जिसको हम हिंदी में कीमतों में परिवर्तन बोलते हैं। If there is increase in GDP due to rise in price and not due to increase in physical output, it will not be considered as welfare. अगर हमारे जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है, जो ग्रोथ है उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है उसके वजह से और किसी फिजिकल आउटपुट की वजह से नहीं, तो उस टाइम पे हम वेलफेयर में इंक्लूड इसको नहीं करेंगे, क्योंकि जीडीपी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कोई फिजिकल आउटपुट जो है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहा, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से जो वेलफेयर है वो नहीं कहलाएगा।
नेक्स्ट जो है लिमिटेशन वो है एक्सटर्नलिटी, जिसको हम हिंदी में बाहरी कारक बोलते हैं। दिस रिफर्स टू बेनिफिट और हार्म ऑफ एन एक्टिविटी कॉज बाय फर्म और इंडिविजुअल फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का है यूज ऑफ पब्लिक पार्क्स बाय द पीपल फॉर प्लेजर। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज बाय इंडस्ट्रियल प्लांट। तो एक्सटर्नलिटी का मतलब है ऐसी बेनिफिट्स और ऐसे नुकसान जो कि एक फर्म और एक इंडिविजुअल की एक्टिविटी के द्वारा किए जाते हैं, जिसके लिए उनको कोई भी पेनल्टी या कोई भी पैसा नहीं देना होता है। अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जाम्पल समझे तो वो है यूज़ ऑफ पब्लिक पार्क्स बाय द पीपल फॉर प्लेजर। यहाँ पर जो लोग हैं अगर वो पब्लिक पार्क्स को यूज़ कर रहे हैं और अपने इच्छा के लिए कर रहे हैं, प्लेजर के लिए कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उनको कुछ पैसा नहीं देना पड़ता है पब्लिक पार्क के लिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये एक तरीके से हमारा जो है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कहलाता है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज बाय इंडस्ट्रियल प्लांट्स। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो हमारे वातावरण को पॉल्यूट करती है, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करती है, लेकिन उनको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ती। तो ऐसी चीज़ें एक्सटर्नलिटी में काउंट होती है। तो एक्सटर्नलिटी में मतलब ऐसी बेनिफिट्स और ऐसे हार्म जो एन इंडिविजुअल और फर्म द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उनके लिए उनको ना तो ही कुछ पेमेंट देना होता है ना ही पेनल्टी। तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस थे। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस, जिसे हम हिंदी में चालू कीमत एवं स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो हम जान लेते हैं कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि जो नेशनल इनकम है वो मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जाता है और उसके दो तरीके हैं। सबसे पहला है करंट प्राइस का, दूसरा है कांस्टेंट प्राइस का। तो करंट प्राइस का मतलब है इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री फॉर इन अ ईयर वैल्यूड एट करंट प्राइस प्रिवेलिंग इन दैट पर्टिकुलर ईयर। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा या घरेलू नागरिक द्वारा एक साल के अंदर, और जो भी पैसा इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है वो करंट प्राइस पे इंक्लूड किया जाता है या वैल्यू किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। तो जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू होती है जो एक नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा प्रोड्यूस की जाती है एक कंट्री के अंदर एक साल के अंदर, जिसके अंदर जो मनी वैल्यू इंक्लूड की जाती है वो करंट प्राइस की इंक्लूड की जाती है। करंट प्राइस का मतलब है चालू ईयर, जिस साल का हम ले रहे हैं उसी साल का जो करंट प्राइस चल रहा है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, वो ही करंट प्राइस, वो ही करंट मनी वैल्यू हम इंक्लूड करेंगे। एग्जाम्पल, when goods and services produced during the year 2013-14 are valued at a price of the same year 13 and 14। मतलब अगर 2013 और 14 में हमने कुछ सामान कुछ सेवाएं को प्रोड्यूस किया है तो उसकी जो वैल्यू निकलेगी उसी से हम नेशनल इनकम जो है कंट्री की कैलकुलेट करेंगे। तो अगर नेशनल इनकम करंट ईयर की करंट प्राइस से ही कैलकुलेट किया जा रहा है तो वो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस कहलाता है। इसे हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी बोलते हैं। ये एक ट्रू इंडिकेटर नहीं होता इकोनॉमिक ग्रोथ का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एज इट कैन इंक्रीज विदाउट एनी इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट एंड इट कैन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्राइस। मतलब अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर फिजिकल आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा तो कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ होगा। इसलिए ये एक तरीके से ट्रू इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का या डेवलपमेंट का। नेक्स्ट है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, जिसे हम बोलते हैं स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। It is the money value of all final goods and services produced by the nominal resident of a country in a year valued at a base year price। मतलब एक जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं एक घरेलू नागरिक द्वारा एक कंट्री के अंदर एक ही ईयर के अंदर, उसकी जो भी मौद्रिक वैल्यू जो भी मनी वैल्यू होती है वो बेस वैल्यू या बेस ईयर प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है या उसी को वैल्यू किया जाता है। इसका मतलब है
कि जो नेशनल इनकम है अगर वो कांस्टेंट प्राइस पे है तो उस टाइम पे जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाएंगे एक नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा, उसकी जो भी मार्केट वैल्यू, जो भी मनी वैल्यू निकलेगी वो बेस ईयर के प्राइस के अकॉर्डिंग निकलेगी और उसी अकॉर्डिंग हम नेशनल इनकम जो है उसको कैलकुलेट करेंगे. A base year is a normal year which is free from price fluctuator या फ्लक्चुएशन. बेस ईयर एक नॉर्मल ईयर है जिसमें हम फ्लक्चुएशन नहीं देखते हैं, विच इज फ्री फ्रॉम फ्लक्चुएशन. मतलब फ्लक्चुएशन का मतलब है जो ऊपर नीचे होते रहता है. तो बेस ईयर एक तरीके से पहले वाला ईयर होता है, या कुछ हम पहले कुछ जो साल बीत चुके हैं उसको हम बेस ईयर ले लेते हैं जिसके अंदर फ्लक्चुएशंस नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड during the year 2015-2016 are valued at a price of base year 2012 and 13. अगर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं 2015 और 16 में, लेकिन उनकी जो मनी वैल्यू है उसको हमने वैल्यू किया है बेस ईयर के प्राइस से जो कि है 2012 और 13, तो ये नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कहलाता है. इसे हम रियल नेशनल इनकम भी बोलते हैं. ये एक तरीके से ट्रू इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का, क्योंकि इट कैन राइज ओनली इफ देयर इज राइज इन फिजिकल आउटपुट. ये तभी राइज होगा जब हमारी कंट्री की फिजिकल आउटपुट में इंक्रीमेंट होगा. ये तब राइज नहीं होगा जब हमारी कंट्री की प्राइस में इंक्रीज होगा. तो इसके वजह से ये हमें एक ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंडिकेट कर सकता है, क्योंकि ये जब ही इंक्रीज होता है जब हमारी फिजिकल आउटपुट में इंक्रीज होता है, तभी ये इंक्रीज होता है. नेक्स्ट टॉपिक इसका है जो कि कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल नेशनल इनकम इनटू रियल नेशनल इनकम. अगर हमारे नॉमिनल नेशनल इनकम को, जो कि चालू कीमतों को अगर हमें रियल नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो उस टाइम पे क्या करना होगा. तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिया है जो कि है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इक्वल्स टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100. अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आप नॉमिनल नेशनल इनकम को रियल रियल नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं. नीचे एक एग्जांपल भी देके रखा हुआ है जो कि है इफ प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर इज 160 एंड नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज 1,60,000 देन द नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस विल बी. क्या है इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक प्राइस जो है करंट ईयर का, प्राइस इंडेक्स जो है करंट ईयर का वो 160 देके रखा हुआ है और नेशनल इनकम जो है करंट प्राइस पे वो है 1,60,000. तो हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस. तो फॉर्मूला क्या होगा, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस को हम डिवाइड कर देंगे करंट प्राइस इंडेक्स से और इनटू कर देंगे 100 से. तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस हमारा कितना है 1,60,000 और करंट प्राइस इंडेक्स है हमारा 160. तो 1,60,000 को 160 से डिवाइड करना है और इंटू 100 करना है, तो हमारा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस आ जाएगा जो कि आएगा 1 लाख. तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम को रियल नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं.